में फिर उसमें क्या नाम है आहिस्ता-आहिस्ता उसमें नल रिमूव करती हैं, उसकी क्या नाम है स्टेयर्स को लिमिट कर देती हैं और इस तरह उसको हम्म। क्रिएट करती हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू क्रिएट होता है। लेकिन एफिशिएंट हम्म। भी वही फिर डीएफए होता है हमारे एफिशिएंट भी पास। वही डीएफए होता है हमारे पास। जी अनीक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? मैं आपको एक सेकंड अलाउ करती हूँ स्क्रीन शेयर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देख चलें जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मुझसे। मैं अपनी स्क्रीन ज़रा ऑफ कर दी। मैम नहीं हम जी, मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ कर दी जी, अब से। मैम ये जो हम्म। एनएफए है ना, इसके अंदर ना हम्म, डेड कॉन्फ़िगरेशन इज़ अलाउ होती है। आप ना ठीक एक है। स्टेट से सिर्फ एक चीज़ ही निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने एक Q1 से A निकाल ये के जो एक Q2 पे जा चीज़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं नहीं कि इसको क्या कहते हैं, इस एक चीज़ को डेड प्रॉपर टर्म, कॉन्फ़िगरेशन। प्रॉपर टर्म यूज़ करें ना। आपने एक स्टेट मैम से इसमें स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 दूसरी तक नल की क्या फॉरवर्ड मैम की है? ए है। ट्रांजिशन। ए ट्रांस ए है, अच्छा ए है। ए की ए क्या फॉरवर्ड की? ट्रांजिशन। इसे ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर। फॉरवर्ड किया। जी तो मैंने ना बिल्कुल, Q1 से B नहीं निकाला, तो ये एनएफए में अलाउ है। ये एनएफए में अलाउ है, ठीक हो गया। लेकिन डीएफए में इस तरह नहीं है। इसके अंदर तमाम स्टेट की हर दो दो वो ट्रांजिशन कंप्लीट लाजमी करनी होती हैं। जैसे मैंने ये दूसरी ट्रांजिशन एग्जांपल में बताया था मैम। ठीक जैसे हो Q1 गया। से ए ए भी ट्रांजिशन ट्रांजिट करके हो फिर रहा है, और Q1 बी से भी। बी भी ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसी मैं तरह पूछना चाहूँगी नीट, क्या एनएफए में हम एक ही ट्रांजिशन पे मल्टीपल इनपुट्स रीड कर सकते हैं? या क्वेश्चन ऐसे पूछती हूँ कि वो कौन सी ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा है, यानी दोनों मशीन्स में से वो कौन सी ऐसी है मशीन है जिस पे हम सिंगल स्टेट पे मल्टीपल इनपुट्स रीड कर सकते हैं? वो एनएफए है या वो डीएफए? मैम एनएफए। एनएफए पे हम एक ही ट्रांजिशन पे मल्टीपल इनपुट्स रीड कर सकते हैं, यस मैम। यानी एक ही ट्रांजिशन पे हम ए भी रीड कर सकते हैं और वही ट्रांजिशन बी भी रीड करवा सकते हैं, यानी मोर देन इनपुट रीड की जा सकती हैं सेम ट्रांजिशन पे एनएफए में। यस। ठीक हो गया, जबकि डीएफए में ऐसा नहीं। नहीं किया जाता। ठीक है, वेरी गुड, आपने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा। अच्छा, वो और लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि दूसरे कर लें और हम उनसे देख लें, सीख लें, ये तो हमें आज उनको भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। ठीक है, जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। अच्छा जी, पेपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लास एंड होने से पहले बात करेंगे पेपर हुआ कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा एक दफ़ा इसकी तरफ आ जाए, जो कि रिवीजन के तौर पे ही हमने लेके चलना है, ठीक है। आपके पास आज के लेक्चर में आता है कि हाउ वुड इम्प्लीमेंट वो रेगुलर एक्सप्रेशंस जिनको हमने लेक्सिकल एनालाइज इन टर्म्स ऑफ टोकनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ लेक्सिंग, फिर आगे हमें उन्हें सिंबल टेबल तक फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है जी। आगे सिंबल टेबल तक आगे फॉरवर्ड करना है, बट बाय फॉरवर्डिंग इट मीन्स के it has to go through for a certain phase, for a certain process, and that process is known as NFA to DFA conversion। जैसे कि अनीक ने बोला, असद ने बोला कि मैडम कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो NFA बनाना बहुत आसान है। क्यों? NFA अलाउ कर देता है कोई एम्प्टी स्टेट छोड़नी है एम्प्टी स्टेट छोड़ दो, कोई एम्प्टी ट्रांजिशन छोड़नी है नल ट्रांजिशन जनरेट करनी है वो कर दो, यानी वो मोर और लेस आपको एक ड्राफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं सरफेस लेवल पे आपको उस रेगुलर एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन दे देता है, जो कि इनफ है फॉर अ ले मैन अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आई थिंक सुअसद ने के किसने बताया था कि मैडम मुझे ये समझ आई है कि अगर मुझे कुछ नहीं भी आता तो अगर मैं एनएफए को अंडरस्टैंड करने लगूंगा तो मैं आसानी अंडरस्टैंड कर लूंगा एज कम्पेयर टू डीएफए। एनएफए आपको अंडरस्टैंडिंग की ईज तो प्रोवाइड कर
मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ बाकी बच्चे नहीं आए, 14 ही बच्चे ने। और यार वो सर लियाज का काम किसी सर ने दिया हुआ, सर लियाज ने कोई काम इस वीक के लिए? सर ने अभी तक पता नहीं डॉक्यूमेंट चौधरी क्लास ही नहीं ली। पिछला क्लास हुई थी, सर ने कहा था डॉक्यूमेंट क्लास सर ने ली ही नहीं सही सर ने तरह, सर दिया ने था बंद फिर कर ना, दी थी। मेरा ख्याल है वो दी नहीं अभी तक। मैंने हाँ, कहा तो था कि मैं तक मैं दे दूंगा। दी नहीं ना, कोई मैसेज ना करे तो। हाँ सही है। यूसुफ हसन अली ने समझा दो। क्या समझा दे। क्या वो कहते हैं ना, कीड़ा उठता है वो बार बार जो होता है, वो सिर्फ उठता है, सिर्फ वो असाइनमेंट की तरफ वक्त है। पैकेज लो आओ, पैकेज। अस्सलाम वालेकुम नीस भाई। फिर मैम ने भी सर कैसर की तरह कहना है। हाँ असद क्या समझाना था। खंबे के पास बैठी हुई है। कह रहा था कि यार सर काल कोई ना दिलाए। खंबे के ऊपर बैठा नहीं हम पागल है, याद दिलाएं सर को। हम खंबे कॉल था कह रहे थे, जी पर नहीं भाई। कह रहे। भाई क्या हाल है, ठीक हो? कर अल्लाह आपकी दुआएं। भाई दिल आस हुआ बड़ा, क्या करें। यार मुट्ठे वगैरह मारा करो, एंजॉय किया बच्चे को करो, क्या बुलाओ करना फिर। आपने। हमारे हम आज खराब कर रहा सारों को। इतना सन्नाटा क्यों भाई? अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसके एम या गोल की, कि वाई डू वी, स्टार्ट हो गई। हाँ जी, वाई डू वी कन्वर्ट एन एफ ए टू डी एफ ए, एक फुल फ्लेज रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि इम्प्लीमेंट कर दी गई है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात की थी अनीक ने, एफिशिएंसी की बात की थी आई थिंक सो असद ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एफिशिएंट रीडेबिलिटी की खातिर, यानी वो प्रेजेंटेशन या वो स्ट्रक्चरल आउटपुट जो हम डी एफ ए से हासिल कर सकते हैं वो एन एफ ए से हमें नहीं मिलता। एन एफ ए हमें इम्प्लीमेंटेशन देती है रेगुलर एक्सप्रेशन की, बट ऑन अ
डीपेस्ट लेवल, ऐसी ट्रांजिशंस जो एनएफए मिस करता है, डीएफए उन तमाम ट्रांजिशंस को, चाहे वो नल ट्रांजिशंस हो, चाहे वो मोर देन वन इनपुट सिंबल की रीडिंग हो, ठीक है, वो फर्दर सारी की सारी इनकॉर्पोरेट करता है डीएफए में। यानी डीएफए को आप कह सकते हैं, डीएफए इज अ फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन rather than NFA, एंड देन अगेन वो आपको फिर जो सिंबल टेबल्स हैं वहाँ तक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। जब हम कंपाइलर के फेजेस में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने टोकनाइजेशन की थी। वो देखो वो बता रहा है कि सोर्स कोड थ्रू these certain pages converted or traveled through towards that target code। थोड़ा सा रेपिटेटिव लिखा है, थोड़ा सा रिवीजन के एंड पे लिखा हुआ है कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, इनपुट करता है कैरेक्टर्स को सोर्स प्रोग्राम से, ठीक है, और बेसिकली रोल्स क्या हैं, ब्रेक कर देता है सोर्स कोड को लेक्सिन यूनिट्स में या टोकन्स में, रिमूव करता है वाइट स्पेसेस और कमेंट्स को, एंड देन इनवैलिड टोकन्स को भी एज एरर के तौर पे डिस्प्ले या आइडेंटिफाई कराता है। यानी इनवैलिड टोकन का मतलब है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉइंट से अगर समझें तो रेगुलर एक्सप्रेशन में जो इनवैलिड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन को, जो उस सेट ऑफ रूल को फुलफिल नहीं कर रहे होते, वो इनवैलिड टोकन या इनवैलिड सेट ऑफ स्ट्रिंग के तौर पे एज एरर के तौर पे जनरेट हो जाते हैं। फिर उसने कहा था जब डिवाइड करने की बारी आती है तो एक ह्यूमन फॉर्मेट का कोड लेक्सिकल एनालाइजर अपने फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करता है। बेसिकली 5 लाइन ऑफ कोड हो या 50 लाइन ऑफ कोड हो, उसमें से ब्रेक डाउन करना है टोकनाइजेशन में, ठीक है, डिवाइड करना है लेक्सिकल यूनिट्स में। जो रेड लाइंस लिखी हैं ये कट नहीं लगे हुए, ठीक है, वो डिवीजन दिखा रहा है, वो थोड़ा सा स्पेस का इशू आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा चीज़ क्लियर कट है कि उसने टोकन्स को डिफाइन कैसे किया, जैसे हमने पिछली लेक्चर्स में ही करके देख लिया था, तो ये डिवीजन के तौर पे ही है। फिर ग्रुपिंग करता है लेक्सिन को, यहाँ ग्रुपिंग की बात आ जाती है कि अब उन टोकन्स को उसका टोकन नेम और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है। जैसे इंट है तो उसका टोकन नेम क्या है कि वो कीवर्ड है, ठीक है। कोई ए बी सी या अली कोई आईडी है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर उसका टोकन नेम होगा, और ए या ए बी सी उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी, ठीक है। असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्स्टेंट को आप नम भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये तो रिवाइज ही हो रहा है। फिर आप आगे बात करते हैं टोकन की क्लासेस की, बात वही आ गई कि अगर कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स की क्लास में आएंगे, अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स की क्लास में आएंगे, आइडेंटिफायर्स हैं तो आइडेंटिफायर्स की क्लास में डिफाइन किए जाएंगे। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, काम करता है लेक्सिकल और सिंटैक्स के मिक्सचर से। क्यों काम करता है साइड बाय साइड, क्योंकि हमने बोला था जो लेक्सिकल की इनपुट होगी, सॉरी जो लेक्सिकल की आउटपुट होगी वो सिंटैक्स की इनपुट कंसिडर होगी, और अगर सिंटैक्स कोई वर्ड को, कोई टोकन को इनकम्प्लीट अंडरस्टैंड कर रहा होगा तो वापस पुश बैक के जरिए वो उसे कहाँ भेजेगा, लेक्सिकल एनालाइजर में उसे कंप्लीट टोकन बनाने के लिए भेजेगा, और अगेन दैट सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। ये बात हमने पहले देख ली। रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो आपके सामने सारे सेट ऑफ टोकन्स हैं, ये सारे सेट ऑफ वो लेक्सीम्स हैं जिनको एक लेक्सिकल एनालाइजर ब्रेक डाउन करता है पीस बाय पीस, या क्या उसे कहते हैं, लाइन बाय लाइन फ्रॉम अ सोर्स कोड, और अगेन उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाता है। अगर लेटर की बात की जाए तो कौन से आ सकते हैं, ठीक है, अगर डिजिट्स की बात की जाए तो क्या आ सकता है, साइन की बात की जाए, डेसिमल की बात की जाए, फ्लोट है, ऑड नंबर्स है, ठीक है, ईमेल एड्रेस है, ये एक उसको उसने एक इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया है अलोंग विद बाय डिफाइनिंग इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ वो ऑब्जर्वेशन की बात करता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया इससे, उसने ये ऑब्जर्व किया कि मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन कैन हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, यानी देयर कुड बी मोर देन वन सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन अ लेक्सिम और टोकन। इस चीज़ को आप ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, जो लाइन उसने लिखी है कि मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन कैन एग्जैक्टली हैव द सेम मीनिंग, it means that you can have more than one set of rules। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्या है,
जो इनपुट स्ट्रिंग, जो आने वाला इनपुट टोकन उस सेट ऑफ रूल को, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करता होगा, वो एज वैलिड टोकन पास हो जाएगा, और जो फुलफिल नहीं करता होगा स्ट्रिंग, वो एज इनवैलिड टोकन एरर के तौर पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं ए स्टैरिक बी। अब ए स्टैरिक बी का मतलब है कि ऑल दो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट होते हों, ठीक है, आर एक्सेप्टेबल, अदर देन अगर बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सिर्फ इंडिविजुअल बी आ सकता है, मल्टीपल बी के इनपुट्स नहीं आ सकते, क्योंकि ए स्टैरिक बी का मतलब है ए के जितने मर्जी इनपुट्स इंक्लूडिंग ए का जीरो इनपुट भी। ए का जीरो इनपुट का मतलब है ए नहीं भी हो सकता। स्टैरिक का ये मतलब होता है ना, स्टैरिक का मतलब होता है नल और मैनी, ठीक है, नल और मैनी। तो या ए का नल इनपुट या ए के मैनी इनपुट फॉलोड बाय सिंगल बी, ऐसे आने वाले तमाम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आपकी वैलिड इनपुट कंसिडर हो रही हैं। यानी हमारा डिफाइंड सेट ऑफ रूल जो था, हमारा डिफाइंड जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी, उसमें उसको इस सेट ऑफ स्ट्रिंग ने, इस सेट ऑफ इनपुट ने फॉलो किया, और अगर फॉलो किया तो वो वैलिड कंसिडर हुआ, अनलेस एंड अनटिल वो फिर इनवैलिड के तौर पे एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ जो बात उसने की है, यहाँ उसने दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया। उसने कहा है जीरो स्टैरिक इक्विवेलेंट हो सकता है जीरो प्लस जीरो स्टैरिक के, यानी कोई जीरो आ भी सकता है, एक जीरो भी आ सकता है, और मैनी जीरोस भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये इस चीज के इक्वल भी हो सकता है कि एम्प्टी प्लस जीरो स्टैरिक, यानी दो एक्सप्रेशंस सेम मीनिंग कंसिडर कर रही हैं। पहली सेट ऑफ एक्सप्रेशन देखिएगा, एक सेकंड, पहली सेट ऑफ एक्सप्रेशन देखिएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसे डिफाइन कर रही है? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या बन रहा है? इस एक्सप्रेशन का मतलब बन रहा है जीरो स्टैरिक। इस एक्सप्रेशन का मतलब बन रहा है जीरो स्टैरिक। जीरो स्टैरिक का मतलब है या एक जीरो आ सकता है या कई जीरोज आ सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का मतलब भी क्या बन रहा है? इस एक्सप्रेशन का मतलब भी बन रहा है जीरो स्टैरिक, या एम्प्टी आ सकता है या कई जीरोज आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी वो कहता है कि मीनिंग फंक्शन इज मैनी टू वन का फंक्शन है। यहाँ वो उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके बता रहा है, ठीक है। वो कहता है, अगर ये देखिएगा, एक ऑप्टिमाइजेशन का एरो जा रहा है सिंटेक्स से सिमेंटिक की तरफ, पर सिमेंटिक से सिंटेक्स की तरफ एम्बिग्विटी का एरो आ रहा है। मुझे कोई बताएगा एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है बाय वर्ड मीनिंग? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को कहते हैं, वेगनेस को कहते हैं। जहाँ कंफ्यूजन हो, जहाँ वेगनेस हो, जहाँ क्लैरिटी ना हो, वो कहता है अगर सिंटेक्स एनालाइजर किसी भी आउटपुट को पास करता है एज ऑप्टिमल आउटपुट, तो ये सिंटेक्स ठीक है, ये पार्स ट्री ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल आउटपुट के तौर पे सिमेंटिक का इनपुट बनने लग जाता है, सिमेंटिक फेज का, सिमेंटिक एनालाइजर के फेज का। पर अगर सिमेंटिक में जाके भी स्टिल उसे उस इनपुट पे कोई एम्बिग्विटी रहती है, तो वापस वो रेफर बैक करता है किसको? अपने पिछले फेज को, जो कि कौन सा फेज है? सिंटेक्स का फेज। वो कहता है कि मैंने इसका सिमेंटिक, या मुझे ये सिमेंटिक वाइज ठीक चीज़ नहीं लगती, क्या आपने मुझे सिंटेक्स फेज, क्या आपने मुझे ये ठीक पास की है? इनकम्प्लीट तो फेज पास नहीं किया सिंटेक्स के तौर पे, ठीक है। अगेन आई हैव एन एम्बिग्विटी, तो एम्बिग्विटी के तौर पे वो जो पुश बैक का रेफरेंस है वो कहाँ दिया जाता है? वो अगेन अपनी प्रीवियस फेज को दिया जाता है। अगेन इट रीजनरेट्स और रिक्रिएट्स और री रीड्स, री लूप लगा दिए जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन ही, ऑप्टिमल रिजल्ट ही नेक्स्ट फेज को पास किया जाता है, क्योंकि अगर वो रिजल्ट ऑप्टिमल नहीं होगा तो वो जो आपका टारगेट कोड है वो भी ऑप्टिमल अचीव नहीं हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है ग्राफिकल। फिर आगे वो बात हमारा मेन रिवीजन के तौर पे ही, पर हमारा मेन जनरल पॉइंट है आज के लेक्चर का, कि देयर आर टू सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास और मशीन्स दैट आर नोन एज NFA एंड DFA, ठीक है। यूनिक पाथ
may not be determined. NFA में हर इनपुट के लिए कोई यूनिक पाथ जनरेट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था, ज़रूरी नहीं है कि ए के लिए ट्रांजिशन निकले NFA, नहीं भी निकल सकती है कि मल्टीपल ट्रांजिशन निकले। एक ही ट्रांजिशन पे ए भी रीड किया जा सकता है, उसी ट्रांजिशन पे बी भी रीड किया जा सकता है। इसी तरह DFA में वो कहता है कि हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए हर इनपुट के अगेंस्ट एक यूनिक पाथ होना ज़रूरी है। अगर ए और बी रीड किया जा रहा है तो ए भी रीड करेगा ट्रांजिशन स्टेट 1 से, ट्रांजिशन के तौर पे रीड हो रहा होगा, और बी भी स्टेट 1 से ट्रांजिशन के तौर पे रीड हो रहा होगा। ठीक है, और अगर यहाँ और अगर की बात आती है कि आप कि कोई ऐसा इनपुट जो आपके पास रीड होके किसी और फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता, तो एक एम्प्टी स्टेट पे भी जा सकता है। ठीक है, फॉर एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, ठीक है, देयर इज एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। यहाँ उसने बात की कि हर NFA के लिए एक DFA जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होता है। जैसे उसने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि ऊपर वाला जो NFA है वो इस डिफाइंड या गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? AB स्टैटिक CA। ठीक है, यानी A से स्टार्ट होता हो, B का जितना मर्जी लूप वो चलाए, यानी B की जितनी मर्जी सेट ऑफ इनपुट्स आती हैं। ठीक है, और उसके बाद C एंड देन A पे वो एंड हो जाए। ये इसको उसने डिफाइन किया है टू एन। फॉर ईच सेट ऑफ स्टेट देयर कैन बी 0 और 1 और 2 और मोर। ठीक है, देयर कैन बी 0, 1, 2 और more transitions. Only NFA state automata can have an empty transition. ठीक है, प्रोसीजर कैसे लेके चला जाता है? RE से N then state। इम्प्लीमेंट करना हो तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में RE की इम्प्लीमेंटेशन में अगर हमने उसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है तो एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा मैम इसको कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स भी कहते हैं। 5 टपल्स भी कहते हैं इसको, Yes, 5 ma'am. टपल्स भी कहते हैं, 5 कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, पहला सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट्स कह लें या सेट ऑफ इनपुट्स कह लें या स्ट्रिंग ऑफ इनपुट्स कह लें, ये थोड़ा सा सिनोनिम ही है वर्ड्स। ठीक है, मोर और लेस पेपर में लिखने के लिए आपको आसानी हो जाती है कि आपने सेट ऑफ इनपुट लिखा या स्ट्रिंग ऑफ इनपुट लिखा या सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स लिखा, जिसको हम समेशन से या सम से डिफाइन करते हैं। और सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एस से, कैपिटल एस से डिफाइन हो जाती हैं कि कितनी सेट ऑफ स्टेट्स हैं उस ऑटोमेटा के अंदर। ठीक है, स्टार्ट स्टेट जिसे एन से भी डिफाइन किया जाता है, एन के अलावा भी कई लेटर्स हैं जिसको स्मॉल एस से भी डिफाइन कर सकते हैं आप या एन से डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स, एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि सब सेट हो ऐसी स्टेट्स, एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स को आप एफ से डिफाइन करते हैं, ये तमाम सेट ऑफ स्टेट। अब यहाँ एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स को क्यों डिफाइन किया गया है? इज देयर कुड बी नॉन एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स? कोई बताएगा? एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स से क्या मुराद है? क्या नॉन एक्सेप्टिंग सेट ऑफ स्टेट्स भी होती हैं? मैम हो सकता है ना कोई ऐसी हो जो क्या नाम है उसके ऑल सेट ऑफ स्टेट्स में अवेलेबल ना हो, मिसाल के तौर पर उसकी लैंग्वेज में ए और बी है तो सी आ जाए तो वो तो फिर उसके सेट में मौजूद नहीं होगी, तो वो फिर तो नॉन उसके लिए वो एक्सेप्टिंग कौन होगी। सी स्टेट बनाएगा? सी की ट्रांजिशन फिर कौन सी स्टेट पे जाती होगी? एक वर्ड यूज करते हैं हम ऐसी वो स्टेट के फिर लिए जो डेड नॉन स्टेट। डेड स्टेट डेड में स्टेट पे नल जाती स्टेट भी है। कहते हैं मैम इसको। यस, डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कहा गया है कि एक्सेप्टिंग स्टेट्स वो तमाम स्टेट्स हैं जो सेट ऑफ स्टेट्स का सबसेट कहलाती हैं। ठीक है, और आपके पास वो स्टेट्स भी आ जाती हैं सेट ऑफ स्टेट्स के अंदर जो नॉन एक्सेप्टिंग हो, जिसे हम डेड स्टेट का नाम देते हैं। और डेड स्टेट पे हर वो ट्रांजिशन जाती है जो हमारी आरई के थ्रू एक्सेप्टेड स्ट्रिंग में फॉल नहीं करती। जैसे असद ने आउट ऑफ एग्जांपल दी, कॉन्टेक्स्ट होती है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। ठीक है, नॉन रिकग्नाइज्ड होती है थ्रू आर रेगुलर एक्सप्रेशन, या नॉन एक्सेप्टेड या इनवैलिड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर आ जाती है, इनपुट के अंदर आ जाती है, तो वो हम उसे डेड स्टेट पे पुश कर सकते हैं थ्रू अ ट्रांजिशन, अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ठीक है, इसको हम टी से भी डिफाइन कर सकते हैं
और उसने उस एरो हेड से डिफाइन कर दिया है, ग्राफिकली डिफाइन कर दें, चाहे आप किसी अल्फ़ाबेट या लेटर के थ्रू डिफाइन कर दें। ये सेट ऑफ ट्रांजिशंस भी उसकी एक टपल के अंदर फॉल करती है या इनपुट के अंदर करती है। अच्छा जी, ये है आरी से NFA बनाया है जी, थॉमसन की कंस्ट्रक्शन है, क्या उसने कंस्ट्रक्शन बनाई है। ठीक है, आपके पास ए स्ट्रेट रीड किया जा रहा है, बी स्ट्रेट रीड। ये डबल सर्कल का मतलब आपको पता है इसे क्या कहते हैं? फाइनल स्टेट। हाँ जी, फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट या बाकी सारी स्टेट सिर्फ सिंगल सर्कल से डिफाइन की जाती हैं और डबल सर्कल से आप फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं। ए और बी, स्टार्टिंग में ऊपर देखिएगा ए और बी, ठीक है, ये देखिएगा, इसके लिए उसने एक NFA क्रिएट किया है। ठीक है, अच्छा, उसने एक बड़े मज़े का काम किया है कि उसने एम्प्टी ट्रांजिशंस भी इनकॉर्पोरेट की हैं। ये करना NFA के लिए बिल्कुल कंपलसरी या ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आप डायरेक्ट ए की ट्रांजिशन, ठीक है, अप टिल योर एंडिंग स्टेट, एंड डायरेक्ट बी की ट्रांजिशन मूविंग टूवर्ड्स योर एंडिंग स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट की जा सकती है। ए और बी स्टैरिक, ठीक है, इसके लिए उसने डिफाइन कर दिया। एम्प्टी से ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा, एम्प्टी का मतलब है कुछ नहीं रीड किया, बगैर रीड किए। ठीक है, बगैर रीड किए इसका मीनिंग लीजिएगा या इसको ट्रांसलेट ऐसे कीजिएगा जहाँ जहाँ एम्प्टी का सिंबल आ रहा है कि कुछ नहीं रीड किया या बगैर रीड किए इस स्टेट से इस स्टेट को चला गया। ए रीड किया, ठीक है, या बी रीड किया, और या इन दोनों का, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है ए और बी स्टैरिक ए, ठीक है, और उसने उसके लिए भी एक NFA क्रिएट की, जो बात आनी आप लोगों को समझ आ रहा है। मैम अगर एम्प्टी एग्जाम्पल, ना बनाता तो उसमें क्या नाम वो स्टेट्स कम हो जानी थी या स्टेट कम हो उसमें? जानी थी। ऑप्टिमल NFA, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर देता है NFA को। ठीक है, जैसे यहाँ उसने नहीं बनाई है। ठीक है, ए स्टैरिक प्लस ए बी का स्टैरिक, ठीक है, प्लस किस चीज़ को डिफाइन करता है जी, ये ज़रा बताइए। या को और को, एंड हो जाता है जब आपके पास कंकैटिनेशन आ रही हो। ठीक है, जैसे ए बी दोनों के बीच में स्टैरिक नहीं है, इट मींस ए बी दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, डबल ए का मतलब है ए एंड ए कंकैटिनेट हो रहा है, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आप ए प्लस बी कर देंगे तो या ए हो सकता है या बी हो सकता है, या ए का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा जी, एक और मज़े की चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है और वो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों, कि देयर आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स। कौन एक्सप्लेन करेगा जी इस NFA को? यस मैम। अनीक यस मैम। करेगा, ठीक है जी, अनीक। मैम ए स्टेरिक प्लस ए बी का होल स्टेरिक, इसका मतलब है या तो ए आ सकता है या नल आ सकता है, और ठीक है, प्लस और ए बी का मतलब है ए बी का स्टेरिक या ए बी का स्टेरिक आ सकता है या नल आ सकता है, इसलिए उसने S0 के ऊपर वो लगाया है फाइनल स्टेट, और सिंगल ए भी आ इसका सकता है, मतलब इसलिए प्लस S1 के की ऊपर। बोथ साइड पे अगर नल रीड कर ले हमारी मशीन, तो हमने क्या रीड किया? हमने कुछ भी ना रीड किया। अगर हमने कुछ भी ना रीड किया तो हमारी इनिशियल स्टेट ही क्या बन गई? फाइनल स्टेट फाइनल बन गई। स्टेट्स तो पहले फाइनल स्टेट की एक्सप्लेनेशन तो जस्टिफाई हो गई, गुड। हमने S1 से A रीड किया और हम चले गए, सॉरी S0 से A रीड किया और हम चले गए S1 पे। S1 को क्यों फाइनल किया उसने जी? अब ये बताइए। मैम क्योंकि फर्स्ट पे से उसने ए रीड कर लिया और सेकंड पे से उसने नल रीड कर लिया, तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया वो हमारी। तो S1 क्या हो गई हमारी? फाइनल हो गई। और चाहे ए बी स्टैरिक से वो बार बार नल रीड करता जाए और ए की जितनी मर्जी कॉम्बिनेशन रीड करता जाए, वो S1 को फाइनल कंसिडर कर सकता है। दैट्स व्हाई उसने S1 पे ए का भी वो लूप लगा दिया। ठीक है जी, हम S0 से ए रीड करके S2 पे गए। अब ये हमारी कंडीशन आ रही है प्लस के राइट साइड वाले कॉम्बिनेशन की। अब राइट साइड वाला जब ए रीड किया तब हम फाइनल पे नहीं जा सकते, उसको जाने के लिए हमें किसी बी का कॉम्बिनेशन रीड करना ज़रूरी था। ठीक है, तो हम ए रीड करके S2 पे गए, बी रीड करके S3 पे गए। हमारा मिनिमम एक ए बी रीड हो गया। जब मिनिमम भी एक ए बी रीड हो जाए
तो हमें फाइनल पे रुक जाना चाहिए। दैट इज वाई S3 भी हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट होगी। और उसके बाद ए बी के जितने मर्जी कॉम्बिनेशन हम रीड करें या ना करें, हम S3 को फाइनल स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। अब मुझे कोई ये बताएगा कि NFA जी रिजवान जी मैम ये इसके बाद अगर ए आ जाए तो फिर तो आगे चलेगा ही नहीं। ए स्टेरिक भी तो है ना साथ में। बात ये है कि ए वो मैम या ए ना बी और है ना बच्चे, या और उसके है लिए वो उसके आएगा पास या या इफ उस वो आएगा। होगी। डायरेक्शन में जाएगा या उस डायरेक्शन में जाएगा और एंड मैम कर देगा मैम S1 ए पे जाके। ए आ जाए तो नहीं आ सकता ना यार, वो देखो ना, वो वो ए इस अलग है, वो रेगुलर ए बी एक्सप्रेशन अलग में है, मैंने सेम कि ही है वो। दोनों में से एक होगा। मुझे रिजवान की बात समझ आ गई है। और आप बाकी लोग ए बी ए आ जाए, यानी आप प्लस के राइट साइड वाला ही रीड करो। ए स्टैरिक में तो आपने फिर नल रीड किया, क्योंकि या आप ए स्टैरिक वाली साइड रीड करोगे या फिर ए बी स्टैरिक वाली साइड रीड करोगे। आप अभी ए बी स्टैरिक वाली साइड रीड कर रहे हैं। मैम फर्स्ट टाइम में तो ए बी स्टेरिक वाली रीड हो जाएगी, उसके बाद जो आगे वाला नेक्स्ट ए है उसके लिए फिर लेफ्ट साइड वाला ये रीड हो जाएगा। नहीं नहीं जी रिजवान, इतनी भी खुली छूट नहीं है आपके पास, इतनी मैम खुली छूट अगर नहीं तो नहीं है। गेट कर पाया। मैम डीएफ पे होता तो ये फुलफिल हो जाना था, ये एनएफ अगर है ना, तो तो DF पे दैट्स व्हाई। होता तो ये फुलफिल हो जाना था। दैट इज द ड्रॉबैक that is the drawback for which we convert NFA to DFA। मैम ये रिजवान ठीक है। मैम डीएफए के लिए एक्सेप्ट नहीं होना था ये जो तस्वीर बनाई हुई है, अच्छा क्योंकि जब इसमें तस्वीर से बनाई, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें से एक ही दो ट्रांजिशन एक और फाइनल करना पड़ना था। एक और फाइनल करना पड़ना था। ठीक हो गई बात, ठीक मैम है। एक ही दो ट्रांजिशंस निकल रही हैं S0 में से, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता फिर DFA के बिल्कुल लिए। ये अच्छा पता क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा जेरे बहस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप प्लस को अगर कोई मिस अंडरस्टैंड या मिसकंसेप्ट कर रहा है, प्लस का मतलब ही ये है कि आपने उस S0 से या जाना ही S1 की तरफ है, आप S2 की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस आपको कहता है या ये प्लस आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप बोथ में से चॉइसेस कर सकें। मैम ऐसे कह सकते हैं कि दो को हमने कंबाइन किया हुआ है, ए स्टैरिक की अलग है ऊपर वाली और ए बी स्टैरिक की नीचे वाली है, तो दोनों को हमने इकट्ठे करके लिख दिया। ये दो NFAs का एक कॉम्बिनेशन है। ए स्टैरिक की NFA क्रिएट की गई है जो S0 से S1 तक जाती है, वो बिल्कुल सेपरेट पाथ है। और प्लस आपको अलाउ करता है कि अगर आप इस पाथ पे चले गए तो आप दूसरे पाथ पे जा ही नहीं कर सकते, ना रिवर्सल अलाउ है, ना कोई ट्रांजिशन आपको दूसरे पाथ पे लेके जाती है। और अगर आपने पहला पाथ सेलेक्ट नहीं किया और आपने पाथ नंबर 2 सेलेक्ट किया जो कि ए बी स्टैरिक का है, तो आप उस ए बी स्टैरिक के पाथ पे ही रहेंगे। आप वापस रिवर्सल के तौर पे भी या किसी कनेक्टिविटी ट्रांजिशन के तौर पे भी आप वापस उस दूसरे पाथ पे नहीं जा सकते। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है, आपने सेकंड पाथ चूज किया और आपने एक सेट ऑफ स्ट्रिंग दी ए बी ए, जो कि रिजवान कहना चाह रहा था। रिजवान, वो इनवैलिड सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर होगी दूसरे बात की नज़र से। क्यों इनवैलिड कंसिडर होगी? ए रीड होगा S2 पे जाएगा, बी रीड होगा S3 पे जाएगा, अगेन ए रीड होगा S2 पे चला जाएगा। NFA वहाँ, हाँ जी, NFA वहाँ ब्रेक हो जाता है अगर आपका जो इनपुट है वो फाइनल स्टेट पे फॉल ना करता। मैम अकॉर्डिंग टू दिस एनएफए ये है तो रॉन्ग ए बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये आर ये बिल्कुल करेक्ट मैंने बताया है, ए बी ए को फाइनल होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू आर ई कैसे आपने करेक्ट बता दिया? ए बी ए मैम ए बी में फर्स्ट टाइम में तो ए बी को वो कर लेगा ना, रीड कर लेगा, उसके बाद या है ना तो रिजवान एक दफा असद की सुनो, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। रिजवान मेरी बात सुनो, आप आर ई किसको कह रहे हो ये बताओ मुझे। ए स्टैरिक प्लस ए बी स्टैरिक, ए स्टैरिक प्लस ए बी स्टैरिक। अब ए स्टैरिक समझ लो कि एक अलग एनएफए है, ठीक है, और प्लस कह रहा है कि वो एक अलग एनएफए। अब अगर आप हाथ रख दो नीचे वाली साइड पे, तो वो जो ए स्टैरिक है वो ऊपर वाली लाइन पूरी बन रही है कि नहीं बन रही? बताओ मुझे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एनएफए को देखा जाए तो फिर तो ये रॉन्ग है, लेकिन आर ई को सिर्फ देखा जाए तो फिर वो करेक्ट है। आर ई को देख के भी रॉन्ग है। रिजवान अगर आर ई को देख के भी रॉन्ग है। एक मिनट रिजवान, उसको ना खोल, ए बी स्टैरिक की वो टेबल खोलेगा ना तो वो बनेगा पहले
क्या नाम है 5 बनेगा, फिर उसके बाद उसकी क्या नाम है पॉसिबल इनपुट्स क्या बनेंगी, बता जरा। मैम मैं थोड़ा इसकी सा एक्सप्लेन पॉसिबल करूँ। अनीका आपने अगर वो बनाया है थोड़ा सा उसको किया तो मैं आपको स्क्रीन शेयर अलाउ करती हूँ। नो जरा मैम स्क्रीन बनाया शेयर नहीं है वो। बनाया नहीं, चलो बनाओ। आप थोड़ा सा सॉफ्ट में जल्दी से बना लेते हो, बनाओ जरा रिजवान को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा रिजवान मैम इसको एक आसान अल्फाज। हाँ जी ये रिजवान ये ना अगर इस होल के ऊपर स्टैटिक होता ना फिर वो जो आप कह रहे हो ना फिर वो बात होती। हाँ फिर तब हो पॉसिबल तब पॉसिबल था। चलो अनीक आप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना, जरा वैलिड इनपुट बनाओ ए की भी और ए बी की भी, तब तक मैं रिजवान को वैसे ही समझाती हूँ। रिजवान रेगुलर एक्सप्रेशन वही है जो आपको सामने नजर आ रही है, एग्री? रिजवान अगर कह रहा है ना कि ए बी के बाद ए है तो फिर दोबारा बी आना चाहिए, वो ए बी हो जाएगा। अगर वो ए बी हो भी जाए तब भी उस केस में उसने प्लस की राइट साइड वाली इनपुट को ही रीड किया ना, राइट साइड वाली एफ पे कोई रीड किया। ए स्टैरिक का तो उससे कोई ताल्लुक ना हुआ, क्योंकि ए स्टैरिक में तो बी किसी भी तरीके से रीड नहीं किया जाता। ए बी स्टैरिक का मतलब है कि ए जहाँ आएगा मस्ट उसके बाद बी लाजमी आएगा। मस्ट उसके बाद बी लाजमी आएगा रिजवान, ए जहाँ आएगा मस्ट उसके बाद बी लाजमी आएगा। ठीक है, अब फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने बोला मैडम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मेरा ए बी ए एक्सेप्टेड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्योंकि आपके पास ए स्टैरिक में तो बी रीड ही नहीं हो रहा, तो आप ए के बाद बी फर्स्ट साइड से कैसे रीड करेंगे? यानी ये तो हो गया नल, नल का मतलब नल में वो हो गया इनवैलिड। ए स्टैटिक में आप बी रीड कर ही नहीं सकते क्योंकि बी वहाँ एक्सेप्टेड सेट ऑफ इनपुट कंसिडर नहीं होती। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्लस के बाद वाला। जब प्लस के बाद वाला ऑप्शन आए तो उसमें पहले आपने रीड किया ए, ठीक है, फिर आपने रीड किया बी, ठीक है, फिर आप कहते हैं मैं फिर ए रीड करना चाहता हूँ, ए बी ए बनाने के लिए ए भी रीड किया, पर उस ए को रीड करने के बाद आपकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहती है कि हर ए के बाद बी का आना ज़रूरी है। तो ए बी ए पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन उस सेट ऑफ स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करती, तो वो इनवैलिड तो ज़रूर कंसिडर होगा, पर ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे ठीक कंसिडर हो रहा है, ना वो बनाए गए एनएफए के तौर पे ठीक कंसिडर हो रहा है। थोड़ी सी बात समझ आई? ठीक है मैम। ठीक है, अनीक कुछ दिखा के इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, बनाया कुछ? मैम नहीं इतनी जल्दी नहीं बना मैम। चलो चलो कोई बात मैम अगर इस नहीं। पे क्या नाम है इसका ए बी का टेबल वो ड्रॉ हो जाएगा ना तो वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से समझ आ गई है इसको। समझ आ गई है, मुझे लगता है रिजवान को समझ आ गई। रिजवान आप बाय हैंड इस चीज़ को करोगे ना तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई मसला नहीं। मैम ठीक है मैम। यानी कि एनएफए के मुताबिक ये यहाँ पे ए का स्टैटिक है और प्लस के बाद ए बी का होल का स्टैटिक है, तो एनएफए बिल्कुल अगर ऐसा इसको ही ट्रू करना है तो फिर ए बी का पूरा यूनिट रिपीट होगा तो एक्सेप्ट होगा, ये कहने का मतलब था ना पूरा एनएफए का। हाँ मुझे आपकी आपका लास्ट जुमला नहीं मुझे ऐसे समझ नहीं आया, मैम मैं सॉरी। कह रहा हूँ कि ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट कोई के बात अंदर नहीं। स्टैटिक के अंदर जो जो भी लिखा है जितने भी लेटर्स हैं जी 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 वो जितने एज भी अ लेटर यूनिट रिपीट होंगे तो एक्सेप्ट होगा। एज अ यूनिट रिपीट होंगे तो एक्सेप्ट एग्जैक्टली होगा। ठीक ठीक है है, मैम ये एग्जैक्टली पूछना एज अ था। यूनिट, बिल्कुल यही बात है तभी वो होगा। आप एज अ सिंगल यानी आप ए डबल बी रीड नहीं करवा सकते, ठीक है, डबल ए बी नहीं रीड करवा सकते, ए बी बी ए बी ए रीड नहीं करवा सकते, ठीक है, इंडिविजुअल रिपीट नहीं। हाँ अगर होता इस ब्रैकेट के अंदर भी, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होता ए स्टैरिक बी स्टैरिक पूरी ब्रैकेट देन होल स्टैरिक, तो जितने मर्जी ए आते रहें, जितने मर्जी बी आते रहें, और चाहे ए बी आता रहे, बार बार ए बी आता रहे, वो तमाम चीजें एक्सेप्टेड होंगी। फिर तो मैम उसमें क्योंकि एम्प्टी ना भी एक्सेप्ट था। फिर उस पे एम्प्टी भी एक्सेप्ट था, एम्प्टी तो ऑन द होल अब भी एक्सेप्ट है, स्टैरिक की वजह से एम्प्टी तो अभी भी एक्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप नहीं रीड कर रहे कुछ भी तो आप एम्प्टी ही कर रहे हैं रीड, यानी आप S0 स्टेट पे खड़े हैं, प्लस की राइट साइड पे भी और प्लस की लेफ्ट साइड पे भी। अगर आप ए के जितने मर्जी कम्बिनेशन रीड करें तो आप S1 पे जा रहे हैं, अगर नहीं रीड कर रहे तो आप स्टिल S0 पे ही खड़े हैं और S0 आपकी फाइनल ही कंसिडर हो रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है सेंसिंग मैम। दोनों में अलग। हाँ, या पावर में जहाँ स्टैरिक देख रहे हैं वहां पावर में किसी दोनों में से किसी एक की पावर में अगर प्लस लगा होता
तो तब भी एक मिनिमम इनपुट रीड करना मस्ट हो जाता, ठीक है। तो फिर आपके पास एम्प्टी ना आता, ठीक है। मैं जरा दी क्लास एंड होने लगी, ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट जल्दी से भेज दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, ये एक एग्जांपल नंबर 2 बता दी। अब देखिएगा एनएफए से उसने डीएफए में भी कन्वर्जन की, कंस्ट्रक्ट की एक ऐसी डीएफए जो कि एक्सेप्ट करती है, यानी उसने दोनों बनाई हैं इस आरई के अगेंस्ट। सेट ऑफ इनपुट्स क्या है, यानी हमें इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या है हमारे पास 0 और 1। एक्सेप्टेड आरई क्या होनी चाहिए, 00 01 का स्टैरिक। इट मीन्स ये आर क्या डिफाइन करती है कि हर एक्सेप्टेड इनपुट किससे स्टार्ट होगी, 0 से, डबल जीरो से स्टार्ट होगी, और उसके बाद 0 के या 1 के। अब ये जो या मैंने बोला है, ये या किस चीज से एक्सप्लेन हो रहा है, m प्लस से। प्लस से। कोई भी कम्बिनेशन आ सकता है, 00 से होना लाजमी है, चाहे आगे 5 0 आ जाएं उस 00 के बाद, चाहे उस 00 के बाद 5 1 आ जाएं, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और स्टैरिक का मतलब है सिर्फ 00 भी रीड करके हमारे एनएफए को या डीएफए को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर पहले एनएफए की बात की जाए, स्टार्टिंग स्टेट एस से उसने स्टार्ट किया, 1 0 रीड किया, एंड नहीं हो सकता क्योंकि बात हुई थी 00 की। दूसरा 0 रीड किया और वो फाइनल स्टेट पे चला गया, यानी सिर्फ 0 0 रीड करके भी हमारा एनएफए स्टॉप कर सकता है, जो कि बात वैलिड हुई। फिर फाइनल स्टेट पे वो कहता है चाहे वो 0 के जितने मर्जी कम्बिनेशन रीड करे, चाहे वो 1 के जितने मर्जी कम्बिनेशन रीड करे, उसको कहाँ स्टॉप होना है, उसे उस फाइनल स्टेट पे ही स्टॉप होना है। एक सेकेंड जी वेट कीजिएगा। उसके बाद अगर आप डीएफए को देखें, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया, 1 0 रीड किया, एंड कर सकता है, नहीं जी एंड नहीं कर सकता क्योंकि आरई सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। दूसरा रीड किया, एंड कर सकता है जी, दूसरा 0 रीड किया, बिल्कुल एंड कर सकता है, आरई सपोर्ट करती है, और वहीं पे वो स्टॉप कर सकता है, क्यू फाइनल स्टेट बना सकता है, जो उसने किया। अब क्योंकि बात डीएफए की आती है, तो हमने देखा इनिशियल स्टेट का 1 कहाँ है, एस स्टेट का 1 कहाँ है, उसकी ट्रांजिशन कहाँ है, एनएफए में तो नहीं थी। एनएफए में पी स्टेट से भी 1 की ट्रांजिशन तो नहीं थी, ठीक है, तो वो कहाँ गई। और डीएफए में बनाते हुए हमने उसे एक डेड स्टेट पे फॉल करवाया। डेड स्टेट पे फॉल इसीलिए करवाया क्योंकि उसका होना जितना लाजमी है, आरई के लिए उसको ना रीड करना भी उतना लाजमी है। ये नहीं कि आप उसे डीएफए के केस में 1 की ट्रांजिशन निकाल के किसी एक्सेप्टेड स्टेट पे फॉल करवा दें। तो अगर एक्सेप्टेड स्टेट पे फॉल करवा देंगे तो 1 0 के बाद वो 1 रीड करने लग जाएगा, जबकि 1 0 के बाद तो उसको 1 रीड करना ही नहीं चाहिए। 00 के बाद अगर कोई 1 आए तो आए, 00 से पहले कोई 1 आ ही नहीं सकता। एक और चीज, उस 00 के बीच में भी कोई 1 नहीं आ सकता, ना 00 से पहले आ सकता है, यानी ना 1 से कोई एक्सेप्टेड स्ट्रिंग शुरू हो सकती है, ना एक ही 0 के बाद कोई 1 आ सकता है, ना वो कोई एक्सेप्टेड काउंट हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर एक डेड स्टेट बना दी जाए, उस डेड स्टेट पे उस एस से निकलने वाला 1 भी फॉल करे, उस पी स्टेट से निकलने वाला 1 भी फॉल करे, ठीक है। और क्यू पे, यानी क्यू जो उसकी फाइनल स्टेट है, वहाँ तो एनएफए के केस में भी हमारे पास 0 1 दोनों रीड हो रहे थे, यानी दोनों की
ट्रांजिशन बन रही थी, यहाँ पे भी वो दोनों की ट्रांजिशन है। अब बात आ गई फिर डेड स्टेट की। अब DFA की स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी स्टेट एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ हैंग नहीं करनी, इसे कहते हैं हैंगिंग स्टेट यानी DFA एम्प्टी हैंगिंग स्टेट्स भी अलाउ नहीं करता। जैसे वो इनकम्प्लीट ट्रांजिशंस अलाउ नहीं करता, ऐसे ही एम्प्टी हैंगिंग स्टेट्स अलाउ नहीं करता। अगर आपने 1 को S से निकलने वाले 1 को डेड पे फॉल करवाया, P से निकलने वाले 1 को डेड पे फॉल करवाया और डेड को ये कह के छोड़ दिया कि ये तो डेड स्टेट है, तो इसका 0 और 1 बनाने की क्या जरूरत है? तो DFA कहेगा नहीं भाई, जो मेरा स्ट्रिक्ट रूल है वो आपने फॉलो करना है। हर डेड स्टेट के अगेंस्ट भी तमाम पॉसिबल जो इनपुट आपके पास अल्फाबेट्स हैं उनकी ट्रांजिशन बननी चाहिए, और वो ट्रांजिशन के लिए आप एक और डेड स्टेट बनाएं। डेड स्टेट तो जितनी मर्जी बनाते जाएं, अपना DFA बिला वजह आप ज़्यादा ऑप्टिमल की जगह आप उसे कॉम्प्लेक्स करते जाएं, तो क्यों ना लूप लगा के वो डेड ट्रांजिशन है वही डेड स्टेट है, लूप वहीं फॉल करता जाए और आपके पास DFA क्रिएट हो गया। बात की समझ आई? यस मैम। यस मैम। ये 2 मिनट रह गए, वैसी क्लास एंड हो जाएगी, 2 मिनट में वो उसका पूरा टाइम ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस चीज़ को देखिएगा कन्वर्ट कैसे करते हैं NFA से DFA में। ठीक है, क्लोजर के अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा लाजमी। एक जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है, जैसे ही मैं लेक्चर शेयर करूँगी RE को डायरेक्टली DFA में कन्वर्ट करना हो तो उसके क्या सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछना भी है और आपसे करवाना भी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने खुद पढ़ के आना है कल की क्लास से पहले पहले। हाउ वुड यू कन्वर्ट RE डायरेक्टली टू DFA विदाउट कन्वर्टिंग और विदाउट फॉर्मिंग क्रिएटिंग NFA इन बिटवीन। ठीक है, ये सारे सेट ऑफ स्टेप्स देखिएगा, उसका नलेबल, उसका फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, फॉलो अप। ठीक है, ये सारे आपने इसको समझ के आना। यूजिंग अ सिंटेक्स ट्री इसको बिल्ड किया गया है, ये आपका टास्क है, ये कल की क्लास से पहले पहले मैम आप सिंटैक्स ट्री भी देखना है ये? सिंटेक्स ट्री थोड़ा बच्चे आसान है। सिंटेक्स ट्री मैंने बनाना भी बताया आपको, आपने पहले भी देखा होगा सिंटेक्स ट्री कैसे बनता है। ठीक है, रेगुलर ओके मैम। एक्सप्रेशन के अगेंस्ट उसने बनाया, मुश्किल नहीं है, रिवीजन ही है, पर कल की क्लास के लिए टास्क है। ठीक है, ये आगे से आपने करके आना है, इस चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइम नहीं बचा, बिल्कुल 1 मिनट है, तो इंशाल्लाह पेपर भी कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई है और अटेंडेंस के अगेंस्ट आपका अटेंडेंस हो गई। मैम काइंडली लेक्चर ना अपलोड कर दीजिएगा और स्लाइड्स मैं भी। अपलोड, मैं अभी क्लास में, बच्चे अभी फ़ौरन 11 बजे एक क्लास है, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में आ रहे हैं, बच्चे आप सारे ज़रा मीटिंग लीव करें। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह यस हाफ़िज़, मैम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।